morning, students. Welcome to this online course. So with this video, we are starting the course of 11th Physics. Here is the syllabus of your 11th Physics course. First of all, we will see the chapter Physical World and Measurement, after motion in one dimension, motion in two dimension, okay, laws of motion, work, energy and power, system of particles and rotational motion, gravitation, mechanical properties of solids. Mainly we will focus on elasticity, mechanical properties of fluids, that is viscosity, mechanical properties of fluids, that is surface tension, thermal properties of matter, that is heat, thermodynamics, kinetic theory of gases, oscillations and wave mechanics. These are the units in your 11th physics class. Okay, so moving towards the first chapter, that is physical world and measurement. Okay, so first of all, what is physics? So physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पे हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिलता है, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ होता है, ठीक, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसको एक एक्सप्लेनेशन देने की जो कोशिश होती है या उसके लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढना, ये सारी चीजें क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत होती हैं। ठीक है ना। द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर. Physics was first introduced by the ancient scientist Aristotle. Physics is the basis of all sciences. Before moving further, the nature around us is colorful and diverse. हमारे चारों तरफ की जो प्रकृति है वो बहुत ही रंगीन है और डाइवर्स है, विविधताओं से भरी हुई है. It contains phenomena of large variety. बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें हम नहीं जानते हैं. The winds, the sands, the waters and the planets, the rainbow, heating of objects on rubbing, the function of a human body, the energy coming from the sun and the nucleus. ... Okay, so there are a large number of objects and events taking place around us. तो हमारे चारों तरफ बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ को हम जान रहे हैं, कुछ को नहीं जान रहे हैं. जैसे कि अभी ये हवा का चल रहा है ना, ठीक है, रेत हम देखते हैं, अजीब प्रकार की मिट्टी है, ठीक है ना. द वाटर पानी है, ग्रह है, रेनबो बन जाता है ना, अगर किसी वस्तु को रगड़ते तो गर्म हो जाती है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन कैसा है, सन से एनर्जी कैसे आती है ना. तो ये सारी चीजें. तो वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज. ओके, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कुछ भी जो नेचर में हो रहा है हमारे चारों तरफ, वो एक बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है. ठीक है ना, क्योंकि एक टाइप की जो फिनोमेना है वो लगभग हमेशा वैसे ही होती है ना. ठीक है, जैसा हम देखते हैं, तो इसका मतलब कोई उसके पीछे कोई ना कोई लॉ है जिसके अकॉर्डिंग वो ऐसे हो रहा है ना. ओके, एंड रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट इन फिजिक्स. और हम क्या कोशिश करते हैं कि वो जो ऑब्जर्वेशन हमने अपने नेचर में देखी है या जो भी चीज अपने सामने होता हुआ देखा है, उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, और उन लॉ के विषय में, उन लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री and tides in a sea on a full moon night can be explained if we know the Newton's law of gravitation and Newton's law of motion. तो जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का घूमना, ठीक है, सेब का पेड़ से गिरना, ज्वार भाटा का समुद्र में उठना ना, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती यदि हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मानो. ठीक है, तो क्या ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा से है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमेशा से है? नहीं, जब न्यूटन आए तब उन्होंने अपने लॉ दिए, लेकिन ये नेचर हमारी तो बहुत पहले से है ना. जब से सृष्टि बनी होगी, जब से दुनिया बनी होगी, तब से नेचर है. तो ये सारी चीजें तब से भी हो रही थी ना, बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया था. ठीक है, तो नेचर में जो भी कुछ है वो बहुत पहले से है. ठीक है, हम इसको जान बाद में रहे हैं ना. जब कोई किसी के अंदर जिज्ञासा बढ़ रही है, कोई नेचर को समझना चाह रहा है, तो वो उस विषय पे सोच रहा है, और सोच रहा है तो किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहा है.
कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद उसने अपनी थियरी बताई, ठीक है ना, अपने विचार व्यक्त किए जैसे न्यूटन ने किए, और बोला कि नहीं इसके पीछे का कारण ये है, ठीक है। तो जैसे अब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके न्यूटन ने भी अपने नियम दिए ना, ठीक है। वो कहानी सबको पता होगी ना, पेड़ से फल गिरना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसने देखी होंगी, बहुत सारे उसके माइंड में डाउट्स आए होंगे ना, ख्याल आए होंगे, काफी दिन सोचा विचारा होगा, फिर एक उसने सेट ऑफ रूल्स बनाए, बोला कि नहीं ये मोशन के लॉ है, बोला कि नहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशन ऐसे होता है, ठीक है। ओके, so physics is concerned with the basic rules which are applicable to all domains of life. तो फिजिक्स जो है उन बेसिक रूल पे कंसर्न है, ठीक है ना, उन पे फोकस करता है जो कि जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स देयरफॉर लीड्स टू एप्लीकेशन इन मेनी फील्ड्स इंक्लूडिंग बायो एंड मेडिकल साइंसेस। तो जो भी कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो आगे चल करके अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि हम टाइप बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी की फील्ड में फिजिक्स का काफी यूज करते हैं, ठीक है। आज तरह तरह की मशीनें, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनका निर्माण, उनके कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर जगह आजकल कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो किसी दूसरी फील्ड पर डिपेंडेंट ना हो, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं हमारे जीवन के हर एक फील्ड में उसका कहीं ना कहीं काम है, ठीक है। तो आज जो भी 11th में भी स्टूडेंट्स गए हैं या 10th के बाद जिन्होंने साइंस लिया है, ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, उनको फिजिक्स पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से पढ़ना कि एक इंटरेस्टिंग बने फिजिक्स। ऐसा नहीं कि बस केवल हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, ठीक है ना, फॉर्मूले पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, बस अब हमारा काम हो गया ना। एक फिजिक्स को समझते हुए चलना है अपने को ना, तब मजा आएगा। और जब एक बार मन लग गया फिजिक्स पढ़ने में, तब फिर फिजिक्स क्या किसी भी चीज में जब एक बार मन लग जाएगा, खुद से इच्छा होने लगेगी नहीं पढ़ना है अभी और पढ़ना है, ठीक है, ये करना है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, तब सारी चीजें एकदम क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर आर.पी. फिनमैन has given a wonderful description of what is understanding the nature. Suppose we do not know the rules of chess but are allowed to watch the moves of the players. Okay, तो जो ग्रेट साइंटिस्ट फिनमैन जो है उन्होंने नेचर को कैसे स्टडी किया जाए, कैसे समझा जाए, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात कही। क्या कहा उन्होंने कहा है कि मान लो कि हम चेस के रूल्स नहीं जानते, चेस गेम होता है वो कैसे खेला जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, कुछ भी नहीं जानते हम चेस के बारे में, ठीक है। लेकिन हमको ये परमिशन मिल गई कि चेस दो लोग खेल रहे हैं, तुम बैठ के उसको ऑब्जर्व करो, देखो। इफ वी वॉच द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मे मेक आउट सम ऑफ द रूल्स। तो अगर हम उस गेम को, दोनों लोग जो गेम खेल रहे हैं उसको काफी देर तक हम देखते रहे, ठीक है, काफी मूव्स हमारे सामने चले जाएं, तो ठीक है भाई, बार बार रिपीट भी करते हैं ना, एक मूव चलेगा फिर कुछ देर बाद वैसे ही मूव चलेगा, तो चेस गेम को देखते देखते हम उसके विषय में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसके बारे में ना। हमको पता चल सकता है कि हाँ कुछ मूव्स ऐसे चले जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं ना, या ये ऐसा होता है तो ये, ठीक है ना, ऐसे चलेगा, देखते हुए तो हम काफी कंक्लूजन्स उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। With the knowledge of these rules, we may try to understand why a player played a particular move. However, this may be a very difficult task. तो हम अपने माइंड में कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, और अगली बार जब कोई प्लेयर मूव चलता है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये इस वाले रूल से, इस वाले मेथड से अभी पहले चला था तो अभी फिर ऐसा ही चलेगा। तो इस तरीके से हम अपने माइंड में एक धारणा बना सकते हैं, केवल और केवल ऑब्जर्व करके, केवल और केवल देख करके। ओके, इवन if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. तो अगर ये मान लें कि हमको सारे के सारे रूल्स और मूव्स पता भी हैं, फिर भी क्या हम पहली बारी जब कभी गेम नहीं खेले हैं, बस केवल हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कैसे होता है, फिर भी जो रियल सिचुएशन होती है, रियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, वो हमको समझ में नहीं आएगी कि अभी हम किस स्थिति में फंस गए, अब हमें क्या मूव करना चाहिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आपको सिखा दिया जाए कि भाई बाइक ऐसे चलती है, ठीक है,
पहले चाबी लगाते हैं, उसको ना कट करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं बाइक को, उसके बाद फिर क्या क्लच लेते हैं ना, किक मारते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टार्ट मारते, सेल्फ मारते हैं ना, सेल्फ वाला वो जो बटन होता है, ठीक है। उसके बाद बाइक स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर बाइक चलने लगती है ना, क्लच को छोड़ते हैं धीरे धीरे, फिर बाइक चलने लगती है। तो ये सारी चीजें पता होती है सबको, लेकिन क्या चलाना उतना आसान है? क्या पहली बार बिना कभी चलाए लेकर के और ऐसे किया जा सकता है? नहीं। उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो एक्चुअल नॉलेज देती है, और उसके बाद फिर हम चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, है ना। सो वन में गेस knowledge the basic rules is however the minimum requirement of any progress is to be met। तो बेसिक जो चीजें हैं उसका नॉलेज होना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि उतना ही सफिशिएंट नहीं, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट। वन में गेस एट अ रॉन्ग रूल बाय पार्शियली वाचिंग द गेम। सो अगर उसी गेम को थोड़ी देर के लिए कोई देखे, ठीक है, तो वो अपने माइंड में रॉन्ग एजम्पशन भी बना सकता है ना, रॉन्ग रूल्स भी बना सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने एक ही मूव देखा हो, दो ही मूव देखा हो, ठीक है, और उसको लग गया हो ऐसा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा ना रहा हो, और भी चीजें रही हो ना उस चीज उसके बारे में, क्योंकि तुमने तो थोड़ा सा देखा, और जितना तुमने देखा उतने से ही तुमने ऑब्जर्वेशन बना ली अपनी, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम गलत भी हो सकता है कि तुम्हारे जो तुमने जो रूल्स बनाए हैं वो गलत भी हो। द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर may make use of a rule for the first time and the observer of the game may get surprised। ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने तो सारे रूल्स बना लिए, लेकिन जो एक्सपर्ट प्लेयर है उसने कुछ ऐसी चाल चली, ऐसे मूव चले जो तुमने देखे नहीं थे, तुम तो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए ना कि अब ये कौन सा मूव है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है क्या ऐसा होता है, तो पार्शियली हम किसी भी चीज को देख करके कोई भी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द न्यू मूव सम ऑफ द रूल्स गेस्ड एट में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो उस नए मूव के अकॉर्डिंग जो पहले हम लोगों ने रूल्स गेस कर रखे थे, हो सकता है उसमें से कुछ सही ना रहे हो, ठीक है। एंड द ऑब्जर्वर विल फ्रेम न्यू रूल्स। तो जो देख रहा है वो अब क्या बनाएगा, अब नया रूल बनाएगा, नहीं अब तो ऐसा है, ठीक है। सो फिजिक्स गोज द सेम वे। द नेचर अराउंड अस इज लाइक अ बिग चेस गेम प्लेड बाय नेचर। तो जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है वो एक चेस गेम की तरह है। कौन प्ले कर रहा है, नेचर ही प्ले कर रहा है उसका। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स। जो नेचर में इवेंट्स होती है किसकी तरह है, वो एकदम किसकी तरह है, चेस में जो मूव्स होते हैं उसकी तरह, ठीक है, चाल की तरह है चेस। वी आर अलाउड टू वॉच द इवेंट्स ऑफ नेचर एंड गेस एट द बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द इवेंट्स टेक प्लेस। और हम क्या हैं, तो हम उस व्यूअर की तरह हैं, ठीक है ना, जिसको ये परमिशन मिली है कि नेचर में होने वाली फिनोमेना को देखे और उनसे कुछ कंक्लूजन निकाल के अपना मन की जिज्ञासा शांत करें, ठीक है ना। वी मे कम अक्रॉस न्यू इवेंट्स विच डू नॉट फॉलो द रूल्स गेस्ड अर्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने ऐसी फिनोमेना कोई हो, ऐसा ही इवेंट हो नेचर का जो कभी देखा ही ना हो, और अचानक से हमारे सामने। सिंस फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इट इज रियल, नो वन हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ फिजिक्स। नेचर पहले से है और हम उसको देख करके नेचर को हम कुछ रूल्स बना रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम जो रूल्स बनाएंगे किसी भी चीज के लिए, हमने माइंड में प्लानिंग कर ली, भैया एक ऐसी नई इवेंट की प्लानिंग करते हैं और उसके लिए हम खुद रूल बनाते हैं और नेचर वैसा करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नेचर अपने अकॉर्डिंग हो रहा है और हम उसको समझ रहे हैं। वी ओनली डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन और फिनमैन are great physicists because from the observations available at that time they could guess and frame the laws of physics which explained these observations in a convincing way। तो आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन और फिनमैन ये लोग एक महान भौतिक शास्त्री हैं, फिजिसिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय जो ऑब्जर्वेशंस देखी, जो चीजें इन्होंने नोट करी, उसके बेसिस पे अपने एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है, और ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए जो अभी भी एकदम कन्विंसिंग है, एकदम सही बैठते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे की चीजों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। इफ द रूल्स डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन, नो वन विल हेसिटेट टू चेंज दीज रूल। तो अगर कभी ये जो रूल्स बने हुए हैं ये कभी फेल हो जाए किसी चीज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो इसका मतलब कि हाँ उन लोगों ने उतना ज्यादा नहीं सोचा था, ठीक है। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, नेचर तो इस तरीके से है, तो कोई भी हेजिटेट नहीं करेगा उन चीजों को बदलने में। अभी फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अभी जैसे क्या है कि हमें कोई चीज बतानी है, ठीक है, जैसे अगर हम एज्यूम करें वो सिचुएशन कि पेड़ से क्या गिरता है, फल गिरता है,
अगर हम वो सिचुएशन एज्यूम करें, अब हमें किसी ऐसे आदमी को समझाना, जैसे मैं था बाहर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि पेड़ से जो है फल टूट के गिर रहा है, ठीक, तो मैं अकेला वहां पे था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाकर के किसी को बताना है कि ऐसा हुआ था, या मुझे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये क्या हो गया, ये पेड़ हो गया ना, तो ये मान लेते हैं कि पेड़ है और यहाँ पे फल है और ये ऐसे लगा हुआ है और ये नीचे गिरता है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ क्वांटिटीज होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, क्वांटिटी जरूरी है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, तो क्वांटिटी में जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या बता सकते हैं हम, कि ये फल है तो इसका कुछ क्या होगा, भारी सा दिख रहा है ना, बड़ा सा है, तो इसका क्या होगा, कुछ मास होगा, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो कोई इसको नीचे खींच रहा होगा, तभी तो गिर रहा है ना। ऊपर ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है, इसका मतलब है नीचे की तरफ कोई खींच रहा है, ठीक है, तब नीचे ये जा रहा है ना। तो नीचे की तरफ कोई खींच रहा है तो खींचने को भी कुछ बोला जाएगा ना, तो खींचने को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स। तो एक ये भी नई क्वांटिटी हो गई, है ना, फोर्स। और जब अभी ये रुका हुआ है, जब गिरने लगेगा तो इसमें क्या आ जाएगी, मोशन आ जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज होने लगेगी टाइम के साथ साथ, तो एक नई क्वांटिटी हो गई, है ना। स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलर फोर्स। तो जब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई हर सारी चीजें नीचे गिरती हैं, सारी चीजें नीचे गिरती हैं, सारी चीजें नीचे गिर रही हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अगर फ्री छोड़ा जा रहा है इसका मतलब नीचे भी खींच रहा है ना। तब न्यूटन ने बताया ना कि भाई ग्रेविटेशनल है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ सबको खींचने की कोशिश करती है। तो अब इस चीज को बताने के लिए उनको कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी होगी, और क्वांटिटीज के साथ साथ ही इनमें आपस में रिलेशन बताना पड़ा होगा ना, कि इसमें रिलेशन क्या है। जैसे अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें जी की वैल्यू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, m1, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m2 और आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेशन हमको अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो मैथमेटिक्स एक ऐसे टूल है, ठीक है ना, एक टूल है जो हमें हर काम में, हर जगह, हर फील्ड में हेल्प करता है। तो बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी समझना या फिर करना या बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। So there are two domains in the scope of physics, that is मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो पूरे के पूरे फिजिक्स को हम दो डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा डोमेन जहां पर हम बड़ी बड़ी चीजों को स्टडी करते हैं ना, बड़े पैमाने पर स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। और जब हम बहुत छोटे पैमाने पे सूक्ष्म चीजों को देखते हैं या बहुत ही छोटे पैमाने की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन डील्स मेनली विद द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स which include subjects like mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics, etc. The microscopic domain includes atomic, molecular, and nuclear phenomena, which deals with the constitution and structure of matter at the minute scale of atom and other elementary particles. तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे हम बहुत ही छोटे पैमाने की बात करते हैं, जैसे एटम्स, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की बात करते हैं जो बहुत ही छोटे पैमाने की चीजें हैं ना। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स, इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मेनी वेज। तो फिजिक्स की स्टडी क्या है, एक्साइटिंग है बहुत तरीकों से। लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे ऑन द टेलीविजन। हम टीवी पर देखते हैं ना, हमसे बहुत दूर बैठे हुए लोग सीधे सीधे हमसे जुड़ जाते हैं, लाइव ट्रांसमिशन चलता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। STD, ISD, फैक्स, सेलुलर फोन्स ना, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स की ही बदौलत हमको मिले हैं ना। द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आजकल के कंप्यूटर फिफ्थ का अभी तो सेवेंथ जनरेशन में कंप्यूटर आ रहे हैं, है ना। यूज ऑफ रोबोट्स फॉर मेनी पर्पसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन हेल्थ साइंस, लेजर्स एंड दियर एवर इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो एक्साइटिंग है, जो फिजिक्स को और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ठीक है। सो फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो साइंटिस्ट करते क्या है, तो हम लोग जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जितने भी एडवांसमेंट कर रहे हैं या टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सब किस लिए कर रहे हैं, वो मानव जीवन को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं ना, ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा आसान बना सके। जब हमारे लिए कोई काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ
सोचते हैं ना। जैसे पहले है, अगर किसान की बात करें तो भाई वो क्या करता था, बैल से खेत को जोतता था, हाथ से काटता था, फिर उसके बाद पीटता था धान गेहूं जो भी चीजें थी। धीरे धीरे जब दिक्कतें होने लगी बड़े पैमाने पर, तब क्या किया गया, उसकी तरफ लोगों का ध्यान गया, साइंटिस्ट का ध्यान गया, उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया ना, उन्होंने मशीनें बना दी बड़ी बड़ी, अभी आसानी से हो जाता है काम। तो जो भी चीजें हम करते हैं वो क्या करते हैं, मानव जीवन को आसान बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। So example, the development of telephone, telegram, telex have enabled us to transmit important messages instantly. The development of radio, television, satellites have increased the means of communication. Advances in electronics, computers, lasers have greatly enriched the society. Rapid means of transport have increased the pace of transportation through air, water, and land. Physics related to the technology. Technology is the application of the principles of physics फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी है जो हमने रूल्स बनाए हैं, जो जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करके कुछ चीजें बनाना, ठीक है ना, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना अपने किसी काम के लिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ट्रैक्टर बनाना ना, खेती बाड़ी के लिए मशीनें बनाएंगे, तो फिजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने उसको फील्ड में उतारा, हमने मशीन के फॉर्म में उसको अप्लाई किया, देखा, और हमारा काम जो है आसान हो गया, है ना। तो मानव जीवन को आसान बनाने के लिए ही टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मानव जीवन को आसान बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम करते रहते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स आर इंटर रिलेटेड क्वांटिटी। तो फिजिकल प्रिंसिपल हम पहले जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करके हम टेक्निकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। So technology gives rise to new principles in physics and vice versa. Following table shows the link between technology and basic principle of physics. तो टेक्नोलॉजी का जैसे कि अभी बात करें रॉकेट प्रोपल्शन, तो रॉकेट छोड़ा जाता है ना आसमान में, अंतरिक्ष में, तो उसके लिए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट आया रहा होगा ना, तो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें क्या थियरी लगाते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ टेबल है यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये एक इवेंट हो गई, तो इसके पीछे की थियरी क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ओके, सो एरोप्लेन का उड़ना ये किस पे बेस्ड है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे बर्नौली प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एरोप्लेन आसमान में उड़ती है। स्टीम इंजन, भाप का इंजन, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो भी कुछ हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टीम इंजन की कार्य प्रणाली, स्टीम इंजन काम करता है, ठीक है। अब सोनार किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, तो अल्ट्रासोनिक वेव के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ये। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस फिनोमेना पे बेस्ड है, किस रूल पे बेस्ड है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्जन ऑफ, ये किस पे बेस्ड है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काफी ऊंचाई पर पानी होता है ना, उसको अचानक से छोड़ते हैं, तो जो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई है, वो क्या बनती है, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आती है, और जब वो टरबाइन पे गिरता है तो उसको रोटेट कर देता है कुंडा करके, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। रेडियो और टेलीविजन ये किस पे बेस्ड है, जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, लेजर्स, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, कंप्यूटर्स, डिजिटल लॉजिक पे, ठीक है ना। तो ये कुछ जो टेक्नोलॉजी है और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने देखा। इस टेबल में एक दो बार रिवाइज करके आप भी इसको देख लीजिएगा, ये माइंड में रहनी चाहिए चीजें, और भी सोचो कि और चीजें किस पे बेस्ड हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो फॉलोइंग टेबल शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो एक और टेबल हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें फिजिसिस्ट के बारे में बताया गया है, भौतिक शास्त्रियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या क्या प्रिंसिपल दिया है, जो मेजर जो बड़े बड़े इन्वेंशन हैं या बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं उनकी बात करते हैं। तो ये टेबल देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आर्किमिडीज है, तो आर्किमिडीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है फिजिक्स में। तो इन्होंने क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, गैलीलियो गैलीली, इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था, जड़त्व का नियम बताया था। आइजैक न्यूटन, इनका तो नाम सभी जानते हैं ना, उन्होंने यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बताया, लॉज ऑफ मोशन बताया, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अब क्रिश्चियन हाइगन्स, अभी हाइगन्स ने भी काफी सारी चीजें बताई ना। वेव थियरी ऑफ लाइट, इन्होंने क्या बताया, लाइट की वेव थियरी बताई। माइकल फैराडे, इन्होंने क्या बताया, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के बारे में बताया।
जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई इन्होंने। लाइट को इन्होंने कैसे बताया, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग बताया। इन्होंने बोला कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हर्ट्ज ने किसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती हैं। जेसी बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव्स के बारे में बताया, ठीक है। डब्ल्यू के रॉन्डसन, इन्होंने एक्सरे के बारे में बताया। तो ऐसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। आप लोग ये टेबल देख करके इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, समझ कर लीजिएगा, और अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके।